ब्राइट स्माइल्स ब्राइटर डेज, अनलीश द पावर ऑफ योर स्माइल। इस तरह की बातें कई सुनी जाती हैं सोसाइटी में। स्माइल के बारे में, चमकते हुए दांतों के बारे में। क्या आपके दांत सफेद चमकते हुए हैं? अगर नहीं है तो क्यों? क्या कोई समस्या है? अगर ऐसा है तो आज का एपिसोड आपको जरूर देखना चाहिए। आज संजीवनी की डेंटल केयर सीरीज में बात करेंगे टीथ व्हाइटनिंग की। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और दोस्त वर्षा दुबे आप सभी का हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि संजीवनी में हमारी डेंटल केयर पर एक सीरीज चल रही है और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टीथ व्हाइटनिंग की। टीथ व्हाइटनिंग क्यों कराया जाता है, इसकी ज़रूरत क्या है और कैसे इसको किया जा सकता है, आज इन्हीं सभी विषयों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना सैयद। आई स्माइल डेंटल सेंटर पिछले 10 साल से सफलतापूर्वक चल रही प्रैक्टिस है। इस क्लिनिक का नेतृत्व डॉक्टर सैफ सैयद और डॉक्टर सना सैयद द्वारा किया जाता है। डॉक्टर सना सैयद एक प्रमाणित सौंदर्य और कॉस्मेटिक डेंटल चिकित्सक हैं। आप इंडियन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के मान्यता प्राप्त सदस्य हैं। आप प्रतिष्ठित पुरस्कार आउटस्टैंडिंग डेंटिस्ट ऑफ द ईयर और एस्थेटिक प्रैक्टिस ऑफ द ईयर की प्राप्त करता है। डॉक्टर सना सैयद स्माइल केयर एक्सपर्ट के रूप में फेमिना मिस इंडिया 2013 के पैनल में थी और मिस्टर एंड मिसेस पर्सनालिटी पुणे 2019 के पैनल में भी विशेषज्ञ के तौर पे मौजूद रही। अब तक उन्होंने पूरे भारत में 300 से अधिक डेंटल चिकित्सकों को कॉस्मेटिक एंड एस्थेटिक जैसे विषय पर प्रशिक्षित किया है। आप कुलजर इंटरनेशनल में प्रमुख ओपिनियन लीडर भी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपका हमारे शो संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सो मैम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे इस एपिसोड में हम टीथ व्हाइटनिंग की बात करने वाले हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को बताइए कि टीथ व्हाइटनिंग होता क्या है, थोड़ा डिटेल में समझाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीथ व्हाइटनिंग बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं पूछने के लिए कि इससे हमारे दांत लूज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा या लॉन्ग टर्म कोई सोल्यूशन है क्या इसका। बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। अगर आपको लगता है कि आपके दांत डल हैं या पहले ब्राइट थे, कोई हैबिट्स के वजह से ये डल हो गए हैं, तो बिल्कुल ही अच्छा और सेफ प्रोसीजर है। बट एक सर्टिफाइड एस्थेटिक डेंटिस्ट ने करना चाहिए ये प्रोसीजर। इसके इंडिकेशंस काफ़ी है। ऑल्सो ऐसे कई केसेस है जिनमें ब्लीचिंग नहीं करना चाहिए। तो पेशेंट की एज को ध्यान में रखते हुए, उनका इनामल कितना थिक है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोसीजर किया जा सकता है। इसमें भी कई वैरायटीज होती हैं, जैसे कि एक पावर ब्लीच होता है जो डेंटिस्ट खुद क्लिनिक में करते हैं, जिसमें पावरफुल प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। फिर होम ब्लीच होता है जिसमें थोड़ा माइल्ड प्रोडक्ट यूज किया जाता है। तो हर केस टू केस डिफरेंट होता है। हर केस में हम एक ही चीज नहीं यूज कर सकते हैं, बट येस, इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू यूज। ओके। सो मैम, जैसे अभी आपने कहा कि इंडिकेशंस बहुत सारे होते हैं, तो कैसे एक पर्सन आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको अब टीथ व्हाइटनिंग कराने की ज़रूरत है? ओके। अगर पहले जैसे मैंने कहा दांत ब्राइट थे जी, और उनको लग रहा है कि कुछ महीनों से या कुछ सालों से दांत डल हो रहे हैं, ऑल्सो 50 इयर्स की एज के बाद टिपिकली हमको ऐसे लगता है कि हमारे दांत जो है येलो होते चले जा रहे हैं, या कोई है जिन्होंने काफ़ी स्मोकिंग की उनको हैबिट है या टबैको खाते थे, या अब वो क्विट करना चाहते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ फ्रेश, या बहुत टी कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं एट वर्क, एंड उनको लगता है कि नहीं मेरे डल हो गए। और कोई भी इंसान हो जिनको ऐसे लगता हो कि अब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ किसी से बात करने के टाइम पर, या अब कोविड के बाद बहुत सारे लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, तो इसमें कैमरा के सामने ज़्यादा जाते हैं और उनको लगता है कि आई कैन नॉट स्माइल जैसे मैं पहले की तरह करता था। तो ये सारे लोगों के लिए ये इंडिकेशन है, लेकिन प्रोवाइडेड उनके दांत ऑलरेडी सेंसिटिव नहीं होने चाहिए, कोई डीकेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक माइल्ड एसिड होता है, तो अगर ये अंदर दांत के अंदर सीपन हो गया तो उनको फिर सेंसिटिविटी हो सकती है जो लंबे दौरान तक फिर प्रॉब्लम कर सकती है। जी। सो मैम, जैसे अगर हम बार बार टीथ व्हाइटनिंग कराते हैं तो क्या उससे कोई असर पड़ता है हमारी डेंटल हेल्थ पे? अगर दांत अच्छे हेल्दी हैं, इनामल का थिकनेस अच्छा है, तो एवरी 1.5 ईयर पर भी करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सिर्फ जो है दांत की मैं कह सकती हूँ कि 100 माइक्रोन बिल्कुल बाहर का जो ऊपरी भाग है उसी के एरिया को हम करते हैं
ब्लीचिंग, पर इसके अलावा अंदर कोई भी पेनिट्रेशन नहीं होता है, इसके नर्व को कोई डैमेज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बार बार करने पर आपका दांत सड़ जाएगा या रूट कनाल में चला जाएगा, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके मैम, जैसे आपने बोला कि कोई मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, तो अगर हम टीथ वाइटनिंग कराते हैं तो क्या हमारा ओरल हाइजीन भी मेंटेन रहता है क्या, और भी इसके कुछ फ़ायदे हैं? मैं कहूँगी कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार आपने दांतों को मेंटेन करना स्टार्ट किया, आपको रिजल्ट्स दिख रहे हैं अगर, तो आप खुद चाहोगे कि ये रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हो। यूजुअली जो लोग 5 कप कॉफ़ी या टी पीते थे, मैं देखती हूँ कि वो 2 कप्स पर आ जाते हैं। स्मोकिंग उनकी कम हो जाती है। ये सारे जो रीजंस है उसके वजह से ओरल हाइजीन तो इम्प्रूव होता ही है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि पेशेंट खुद इतना मोटिवेट हो जाता है कि वो खुद चाहते हैं कि इसके रिजल्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो इट्स अ गुड चेंज फॉर द पेशेंट, और वो मोटिवेट करता है कि अच्छी हैबिट्स वो लेकर आए अपनी लाइफस्टाइल में। जैसे मैम अभी आपने हैबिट्स की बात की कि जितना आप जैसे स्मोकिंग क्विट कर देते हो, तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग एडिक्ट होते हैं कि वो नहीं कर सकते, उनको लग रहा है इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू क्विट स्मोकिंग, तो क्या और ऑल्टरनेटिव्स है, लाइक उनको किस तरह से और अच्छे से अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, क्या कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इसके लिए? इसमें काफ़ी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूँगी स्मोकिंग एज अ डेंटिस्ट बिल्कुल भी मैं कहूँगी कि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी च्युइंगम्स है दैट कैन रियली हेल्प यू। इलेक्ट्रिक जो ई सिगरेट्स है, दोज आर नॉट एज डैमेजिंग एज रेगुलर स्मोकिंग, लेकिन रेगुलर चेकअप्स कराइए। अपने गम्स का हेल्थ देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो चेन स्मोकर्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग ऑफ गम्स काफ़ी होते हैं। इनफैक्ट एक बार स्मोकिंग उन्होंने कम किया तो ब्लीडिंग बढ़ती है, क्योंकि योर बॉडी ऑल्सो अंडरगोज अ लॉट ऑफ चेंजेस। तो उसके चलते रेगुलर चेकअप्स, हर डेंटिस्ट के पास जाकर आप 6 मंथली चेकअप करवा लीजिए, क्लीनिंग करवा लीजिए, एंड ट्राई टू कंट्रोल द हैबिट। तो मेरे ख्याल से, और अगर कई बार मैंने देखा है कि ब्लीचिंग भी करते हैं लोग, तो दे टेंड टू मेंटेन, जैसे कि 15 सिगरेट्स अगर स्मोक कर रहे थे, आईसी के कुछ लोग 8 पे आ गए, 7 में आ गए, फिर उनका धीरे 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 करके वो कंट्रोल होता है। इट रियली हेल्प्स। ओके मैम, इसमें कुछ ब्रशिंग टेक्निक्स भी होती हैं क्या कोई, जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है? हमेशा जब हम ब्रश करते हैं एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश से ही यूज़ करना चाहिए। कई बार ये देखा गया है कि अगर आपके दांत डल हैं तो पेशेंट आके मुझसे कहता है कि अरे पर मैं 3 बार 4 बार ब्रश कर रहा हूँ दिन में, मैं इतना हार्ड ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, मैं इतना प्रेशर लगा रहा हूँ, बट इन चीज़ों से जो है वो आपका एनामली वेयर डाउन होगा। इसमें प्रेशर की ज़रूरत नहीं है, डोंट नीड स्ट्रेंथ, टेक्निक सही होनी चाहिए। तो हमको सर्कुलर तरीके से ब्रश करना है। ब्रश इस तरीके से करना है कि ब्रश आपको गम से दांत की तरफ करना है, नॉट द अदर वे अराउंड। जैसे हम झाड़ू लगाते हैं घर में, तो हमको कचरा जहाँ से निकालना है हम वहाँ से साफ करते हैं। तो गम्स का भी यही है। गम्स आर लाइक अ माइमोसा प्लांट, अब बहुत ही उस पर प्रेशर डालोगे तो वो रिसीड होना स्टार्ट करेंगे। तो एक सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश और फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट। फ्लोराइड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंडियन कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेटेड नहीं है, तो हम पूरा की पूरा डिपेंडेंट है हमारे पेस्ट के ऊपर कि हमको वो फ्लोराइड मिल सके। तो इस कारणों के वजह से एक रेगुलर पेस्ट, जैसे कि कोलगेट हो गया, कोलगेट वाइट पेस्ट, जेल्स भी मैं नहीं कहती हूँ, मैं कभी हर्बल्स भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ के वजह से इन्हीं कारणों के वजह से स्टेन्स आते हैं दांतों के ऊपर। तो जस्ट रेगुलर वाइट पेस्ट विथ फ्लोराइड, यही रेकमेंडेड है विद अ सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश। दैट्स इट। जी दोस्तों, वक्त हो चला है एक और डॉक्टर का हमसे जुड़ने का। तो अब हमसे जुड़ रहे हैं डॉक्टर सैफ सैयद। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू संजीवनी। थैंक यू डॉक्टर सैफ, आज हमारी चर्चा हो रही है टीथ वाइटनिंग पे, और जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना सैयद। तो हम आपसे भी आपकी राय जानना चाहते हैं कि टीथ वाइटनिंग किसको और कब कराना चाहिए, क्या ये सेफ होते हैं? आप प्लीज़ अपना सजेशन दीजिए। देखिए, पहले ये जानना ज़रूरी है कि टीथ वाइटनिंग एक वांट मेज प्रोसीजर है। इसका मतलब कि अगर आपको ब्राइट स्माइल चाहिए तो आप ये प्रोसीजर के लिए जा सकते हो। जैसा टीथ क्लीनिंग हो गया या रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, ये पूरा नीड बेस्ड है। आपके दांत में दर्द हो रहा है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, मगर ये वांट बेस्ड है। अगर किसी को एक खूबसूरत स्माइल चाहिए, सफ़ेद दांत चाहिए, जो उन्हें कुछ एक ओकेजन के लिए चाहिए, जैसा शादी है घर में, या कुछ हॉलिडे के लिए जा रहे हैं, या कुछ न्यू जॉब इंटरव्यू है, किसी को प्रेजेंटेशन देना है, तो इसीलिए कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ये बोल के कि हमें वाइटर टीथ चाहिए। तो टीथ वाइटनिंग उन्हें कराना चाहिए जिन्हें इसकी ज़रूरत वांट बेस से है।
इसका मतलब कि उन्हें टीथ को वाइट कराना है और वो एक अपॉइंटमेंट या 2 अपॉइंटमेंट में टीथ का स्माइल चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सैफ, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को टीथ वाइटनिंग पे इतने इम्पॉर्टेंट इंसाइट शेयर किए उनके साथ, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो मैम अब हम चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने ब्रेक पे जाने से पहले टीथ वाइटनिंग को समझा था, टीथ वाइटनिंग क्यों कराने चाहिए इस पे भी हमने बात की थी। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि हमारे देश में ऐसे बहुत से लोग हैं, हर एक एज ग्रुप का व्यक्ति जो है उनको ये येलो टीथ की समस्या हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि बच्चे जो होते हैं, क्या उनके लिए भी टीथ वाइटनिंग कराना सेफ होता है? बच्चों के लिए मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर या एस्थेटिक प्रोसीजर टिल द एज ऑफ 18, क्योंकि आजकल क्या है, सोशल मीडिया वगैरह का इन्फ्लुएंस कुछ ज़्यादा है। जी जी। तो 5th स्टैंडर्ड 6th स्टैंडर्ड के भी बच्चे आते हैं, कहते हैं मेरे सेल्फीज में ये अच्छा नहीं लग रहा है या दांत वो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी डेंटिस्ट ने ओवर प्रॉमिस और अंडर परफॉर्म नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है डेंटल मार्केट में जो 18 साल के किए हुए बच्चे पर उसके लाइफ टाइम तक हो जाएगा, फिर वो मल्टीपल प्रोसीजर्स में जाएगा। और एक बच्चे को ऐसे टाइप का प्रोसीजर इतने यंग एज में इंट्रोड्यूस करना मुझे एथिकल नहीं लगता है, मुझे सही नहीं लगता है। तो जो भी मेरा पेशेंट है मैं उनसे कहती हूँ कि आप 18 इयर्स पर वापस आना, अगर आपको फिर भी ऐसे लगता है कि अब आपको फिर से करना है तो हम तब करेंगे। लेकिन यस, अगर ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है या कोई सडन है या डीके है या कोई फंक्शनल प्रॉब्लम है या उनकी जॉ ग्रोथ सही नहीं है, वो केस में हम जरूर इंटरवीन करते हैं। लेकिन कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर हो गया, जैसे डेंटल वीनियर्स हो गया या कोई भी टाइप का ब्लीचिंग हो गया या एनहांसमेंट, स्माइल एनहांसमेंट हो गया, वो मैं पर्सनली नहीं रेकमेंड करती हूँ 18 इयर्स तक। ओके, सो मैम टीथ वाइटनिंग का थोड़ा हम प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या इसके लिए कुछ चेकअप्स वगैरह कराने पड़ते हैं? इसका प्रॉपर जो प्रोसीजर रहता है वो कैसे रहता है? मान लीजिए एक पेशेंट आया है प्रैक्टिस में और उनको टीथ वाइटनिंग करना है। टिपिकली मैं शादी के टाइम पे अप्रैल में, दिसंबर, नवंबर में काफी इसका ज्यादा देखती हूँ। हाँ, ज्यादा वॉल्यूम देखती हूँ इसके पेशेंट्स का। लेकिन ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि पेशेंट एक्सपेक्टेशन क्या है। तो फर्स्ट हम चेकअप करते हैं। उस चेकअप में हम ये पहली बार देखते हैं कि कोई सडन या डीके तो नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बताया एक एसिड है, माइल्ड एसिड है। तो अगर कोई ओपन कैविटी है तो वो अंदर पूरा सीपन करके दांत को अंदर से खोखला कर सकता है, इसीलिए वो नहीं होना चाहिए। दांत पूरा इंटैक्ट, पूरा हेल्दी होना चाहिए। दूसरा ये है कि इनामल की थिकनेस कैसी है। अगर मेरा यंग पेशेंट है और मेरे इनामल की थिकनेस अच्छी है तो मैं पावर ब्लीचिंग सजेस्ट करती हूँ, जो एक 1 आवर का प्रोसीजर है। उससे पहले हमें दांत की क्लीनिंग करना जरूरी है, जिसमें जो भी आपके दांत पर टाटर या प्लाक फंसा हुआ है उसको निकालना जरूरी है, वरना प्रोडक्ट अंदर पेनिट्रेट ही नहीं होगा। तो ये जो पावर ब्लीच है वो अबाउट 40% कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है एंड उसमें फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स रिलीज होते हैं। जब वो दांत के सरफेस पे कांटेक्ट करता है तो जो भी पिगमेंटेशन आपके दांत पर है उसको रिड्यूस करने के कारण वो दांत ब्राइट हो जाता है। तो ये 1 आवर का प्रोसीजर है, क्योंकि ये काफी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। 1 आवर में सारा प्रोसीजर फिनिश हो सकता है। लेकिन अगर मेरा पेशेंट थोड़ा ओल्ड है या इनामल क्वांटिटी कम है या ऑलरेडी पेशेंट सेंसिटिव है उसके दांत, तो मैं पावर ब्लीचिंग नहीं रेकमेंड करती हूँ। मैं रेकमेंड करती हूँ एक माइल्ड प्रोडक्ट जो 15 से 16% कॉन्सेंट्रेटेड ही है और उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ 9 to 10 डेज रिलीज होता है। तो उसके लिए हम स्पेशल ट्रेज बनाते हैं, पेशेंट का ही मेजरमेंट लेकर उनको दिन में 1 घंटा उसको पहनना होता है फॉर अबाउट 9 डेज 10 डेज, और उसके बाद वो उनके दांत पूरे ब्लीच हो जाते हैं। रिजल्ट्स वाइज 5 to 6 शेड्स दोनों प्रोसीजर्स में हमको अचीव हो सकता है। लेकिन मैं क्या रेकमेंड करूंगी, और मैं ये बहुत बार देखती हूँ पेशेंट्स में, बिल्कुल अगले हफ्ते अगर शादी है तो आ जाएंगे, ऐसे मत कीजिए। कम एटलीस्ट 1 month 15 डेज एटलीस्ट एडवांस में आप आइए, ताकि आपके सारे प्रोसीजर्स कंफर्टेबली फिनिश हो सके। फिर क्या है, आप भी रश में होते हो, हम भी रश में होते हैं, एंजाइटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है और उसमें जिस तरीके से प्रोसीजर होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अगर ठीक से किया गया तो 1.5 ईयर तक इसके अच्छे रिजल्ट्स टिकते हैं। तो थोड़ा टाइम दीजिए आपके डेंटिस्ट को। कई बार कहते कल मेरी एंगेजमेंट है, आज ही कर दो। वैसे मत कीजिए, थोड़ा आपके डेंटिस्ट को टाइम दीजिए ताकि वो प्रॉपर्ली एनालाइज करके केस अच्छे से कर सके। मैम इसके रिजल्ट्स कितने दिन में दिखते हैं अप्रॉक्स? इमीडिएटली, पावर ब्लीच तो इमीडिएटली दिखता है आपको। होम ब्लीच जो है 9 to 10 डेज में आपको पूरा रिजल्ट दिखता है।
आप जैसे जैसे एक एक साइकिल करते जाओगे आपको दिखेगा कि दांत ब्राइट हो रहे हैं, लेकिन वो उसका जो पूरा 5 to 6 शेड्स का जंप है वो आपको एंड ऑफ 10 डेज पे दिखता है। लेकिन पावर ब्लीच में इमीडिएटली आपको ग्रेटिफिकेशन पेशेंट को आता है, अच्छा मेरे दांत ऐसे थे ऐसे हो गए, तो वो इमीडिएटली एक्ट करता है, उसका कोई इशू नहीं है। ओके मैम, अभी आपने ट्रीटमेंट का बताया कि ट्रीटमेंट के टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? किसी ने अगर टीथ वाइटनिंग कराया है तो उसके बाद क्या फूड आइटम्स उनको खाने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना, डूज एंड डोंट्स क्या क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट 24 आवर्स के लिए हम हमेशा कहते हैं कि पिगमेंटेड फूड्स मत खाइए, ओके, विच इज़ विद पावर ब्लीच, जैसे कि टू मच ऑफ चाय या कॉफ़ी या ग्रीन टी या ब्लैक कॉफ़ी या इवन रेड वाइन, हल्दी के प्रोडक्ट्स, या तो अगर आप ड्रिंक करते हैं तो डोंट हैव समथिंग विच इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड, या आइसक्रीम्स मत खाइए, क्योंकि जितना भी कहें थोड़ी ट्रांजिएंट सेंसिटिविटी रहती है जो हो सकता है 2 दिन तक रहती है जी। फिर उसके बाद में वो पूरी सेटल डाउन हो जाती है। होम ब्लीचिंग के लिए कुछ ज़्यादा ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो एक स्लोअर माइल्डर फॉर्म है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा आप पिगमेंटेड फूड्स अवॉइड कर सकते हैं तो दैट वुड बी ग्रेट। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर फूड्स जब आपको लग रहा है कि आपके दांत थोड़े सेंसिटिव है। होम ब्लीच में एक और चीज हम कर सकते हैं, कई बार ये देखा जाता है कि अगर मेरे पेशेंट्स 55-60 इयर्स के हैं, 5 to 6 साइकिल्स मतलब 5-6 दिन उनको कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है, 6 डे पे टिपिकली थोड़ी सेंसिटिविटी स्टार्ट होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम ब्रेक लेते हैं, 24 to 48 आवर्स का हम ब्रेक लेते हैं और फिर हम रीस्टार्ट करते हैं आफ्टर 72 आवर्स या जो भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका दांत का कलर रीबाउंड मार जाएगा। जैसे आपने ए से स्टार्ट किया और आपको जेड जाना है तो 5-6 डेज के बाद आप कहीं एम पर पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है कि एम ए हो जाएगा अगर 2 दिन आपने कंटिन्यू नहीं किया, फिर आपने जब स्टार्ट किया तो वो एम से ही कंटिन्यू होके जेड पे जाएगा। इट्स कम्प्लीटली सेफ टू डू। मैम, अगर किसी का नेचुरल कलर ही वैसा है दांतों का तो भी उसको ब्लीच किया जा सकता है? कुछ केसेस में ब्लीचिंग एक्ट ही नहीं होता है। ओके। जिसमें उनका एनामल ठीक नहीं है या उनका डेंटिन बहुत ही डार्क है। जैसे अगर मैं कहूँ तो इफ यू इमेजिन दांत एक हार्ड बॉइल्ड एग की तरह है, जो उसका बाहर का शेल है वो एनामल है, जो उसका वाइट पोर्शन है वो डेंटिन है, और जो उनका येलो है दैट इज द नर्व ऑफ द टूथ। तो कुछ लोगों में कुछ रेयर कंडीशंस में, जेनेटिक कंडीशंस में ऑलरेडी पैदा होते के साथ ही उनका एनामल बहुत थिन होता है, प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता है। जैसे अनियन पील्स में फॉर्म होता है और मैच्योर होता है, वैसे ही एनामल हमारा पील्स में फॉर्म होता है और मैच्योर होते जाता है। तो कुछ लोगों में कंडीशन है अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, उसमें कोई प्रॉब्लम में जब बच्चा पल रहा है माँ के अंदर वो ठीक से एनामल फॉर्म नहीं होता है, तो इन केसेस में ब्लीचिंग नहीं एक्ट कर सकता है। या एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ फ्लोरोसिस, जैसे कि अगर राजस्थान में बहुत देखा जाता है, उनके पानी में नेचुरली फ्लोराइड का कंटेंट ज्यादा है, तो उनके दांतों पर ब्राउन कलर के पिगमेंटेशंस या लाइंस ऐसे काफी देखे जाते हैं। हाँ, तो एक्सट्रीम केसेस में वो एक्ट नहीं करता है ब्लीचिंग, तो इन केसेस में फिर हम डायरेक्टली वीनियर्स करते हैं, क्योंकि इसमें यूज ही नहीं है कि किया जा सके। फिर टेट्रासाइक्लिन स्टेन्स जो अभी नहीं देखा जाता है, लेकिन पहले टेट्रासाइक्लिन लेते थे। अगर आपकी मदर प्रेग्नेंट है और उन्होंने टेट्रासाइक्लिन लिया है जब बच्चा पल रहा है, तो ब्लूइश ग्रीन कलर के लाइंस आते थे दांतों के ऊपर बच्चों में जब उनके परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं। तो कोई केसेस में ब्लीच एक्ट नहीं कर सकता है, और इसीलिए एक सर्टिफाइड एस्थेटिक डेंटिस्ट देखना चाहिए कि आपके केस में ये वर्क होगा या नहीं होगा। अगर नहीं वर्क होगा तो फिर डायरेक्टली उन्होंने डेंटल वीनियर्स को मूव करना चाहिए, जो काफी सक्सेसफुल हैं ऐसे केसेस को ट्रीट करने के लिए। सो मैम, आजकल ना ब्लीच के भी बहुत सारे मार्केट्स में लाइक ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि आपके लिए लाइक एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा? हाँ, तो मार्केट में आपको ये ब्लीचिंग स्ट्रिप्स मिलती हैं, या आजकल ये भी मैं देख रही हूँ फैड, कुछ पर्पल कलर का टूथपेस्ट यूज करते हैं, और वो कहते हैं कि जो येलो है उनके दांत में, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं पर्पल और येलो, तो वो बैलेंस आउट हो जाता है और वो वाइट हो जाता है दांत। बट इसके सारे रिजल्ट्स जो है दे आर वेरी टेम्पररी। इनफैक्ट ब्लीचिंग स्ट्रिप्स भी है, अगर आप करते जाओ और उसका कोई एंड ही नहीं है, या आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, तो आपके गम्स को भी इफेक्ट कर सकता है, दांत के एनामल को भी इफेक्ट कर सकता है। ओवर द काउंटर काफी ब्लीचिंग पेस्ट भी अवेलेबल है, लेकिन कोई भी चीज जो मॉनिटर्ड नहीं है डेंटिस्ट से,
उसका कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी कि गो टू योर डेंटिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप। पहले देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, जी। क्यों दांत इतने डार्क हैं। हमेशा ये नहीं है कि इनामल ही ऐसा है इसके कारण ऐसे, कोई और रीज़न भी हो सकता है। आपके डॉक्टर से उनकी क्या सलाह है उसके हिसाब से आप एक्ट कीजिए। ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स हमेशा सही नहीं होते जी, हैं, जी। तो सेल्फ अवेयरनेस भी होना भी चाहिए। जरूरी है जी। जी। सो डेंटिस्ट के पास करना जरूरी है। ओके, सो मैम टीथ वाइटनिंग जैसे आपने बोला डेंटिस्ट के पास करना ही ज़रूरी है, क्या इसको घर में किया जा सकता है? कोई ऑल्टरनेटिव है क्या इसका? घर में किया जा सकता है अगर होम ब्लीचिंग किया जाए और डॉक्टर मॉनिटर कर रहा है, लेकिन कुछ लोग जो है वो कहते हैं कोल लगा लिया दांत पर या बेकिंग सोडा कोल लगा like लिया, हाँ उसका कोयला? पाउडर लगा ओह, लिया। अच्छा। और कुछ भी ऐसी अब्रेसिव कंटेंट, तो उसमें क्या होता है इनामल हमारा वेयर हो जाता है, तो 1-2-3 दिन के लिए आपको ऐसे लगेगा कि ब्राइट हो गए दांत, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो दांत इतने रफ हो जाते हैं कि जो आप खाएंगे पिएंगे उसका पिगमेंटेशन पूरा दांत के ऊपर आता है। इनफैक्ट ऐसे दांत और जल्दी स्टेन होना स्टार्ट होते हैं। इट्स वेरी सिंपल। अगर वीनियर या सनमाइका है वुड के ऊपर, आपने चाय गिरा दी तो आप इजीली पोंछ सकते हो, हैं। लेकिन उसी दांत को कोई टाइप का टेक्सचर है या उसमें सरफेस पिट्स है, इरेगुलरिटीज तो चला जाएगा तो अंदर। वो पिगमेंट अंदर चला जाता है, फिर वो नहीं निकलता है। तो इसलिए ये सारी चीजें ना आप करते रिकमेंड हुए- नहीं करते नहीं। हो? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। जी। सो मैम मैं चाहूंगी कि अब आप हमें और हमारे सभी दर्शकों को कुछ सजेशंस दें, कुछ टिप्स दें ताकि वो अपना ओरल हेल्थ और ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर पाएं। पहले तो ब्रश कीजिए रात में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहूँगी कि 60% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अपने दांत रात में ब्रश नहीं करता है। इनफैक्ट एक बहुत ही अच्छी कैची एड है, अगर किसी ने देखा है कोलगेट की, वो उन्होंने लिटरली दिखाया है कि सारे पेशेंट्स बैठे हैं और मिठाई से अपने दांत ब्रश कर रहे हैं रात में। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आप चॉकलेट खा रहे हैं या आप कोई एरेटेड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ खाकर आप सो जाते हैं, आप ब्रश नहीं करते हैं। हम ऐसा कभी भी नहाने के लिए नहीं करते हैं। मैं अगर आपको कहूँ आप रोज मत नहाइए, नोबडी वुड डू दैट। लेकिन रात में ना ब्रश करना बहुत ही कॉमन है इंडियन पॉपुलेशन में। दूसरी बात जो बहुत कॉमन है, जैसे मैं मेरे पेशेंट्स को कहती हूँ कि आपको दिन में एक बार फ्लॉस करना है रात में। सही में करना पड़ेगा क्या, ये टाइप का रिएक्शन आता है। हाँ करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अगर फ्लॉस नहीं किया तो यू आर नॉट क्लीनिंग 35% ऑफ योर टीथ, क्योंकि जो माइनर स्पेसेस है दो दांतों के बीच में, वहाँ ब्रश नहीं जा सकता। तो फ्लॉसिंग वंस इन द नाइट, ब्रशिंग ट्वाइस अ डे, ब्रशिंग विद अ फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट, सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश यूज कीजिए, राइट टेक्निक यूज कीजिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए और कोई भी मीठी चीज खाकर मत सोइए जी। एंड पानी का कंटेंट आपका इनटेक बढ़ाइए। आई थिंक इतना भी फॉलो किया लोगों ने तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने हमें और हमारे सभी दर्शकों को टीथ वाइटनिंग पे इतना अच्छी जानकारी दी, कैसे वो अपने टीथ वाइटनिंग करा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये सभी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप भी दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या से परेशान हैं, तो आई स्माइल डेंटल सेंटर में आपको इसका समाधान मिल सकता है। आई स्माइल डेंटल सेंटर में कांटेक्ट करने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए कांटेक्ट डिटेल्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही हमारे आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी डॉक्टर ने जो भी जानकारी आपके साथ शेयर की वो आपको फायदेमंद लगी होगी। इसके साथ ही अब हम आपको मिलेंगे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमसे जुड़े रहिए BVG TV पर। धन्यवाद।